तो 2016 फेज सेकंड का क्वेश्चन है अ गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम V at a pressure P and absolute temperature T. The mass of each molecule of the gas is m. Which of the following gives the density of the gas? क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसी आइडियल गैस के सैंपल के लिए वॉल्यूम V है, प्रेशर इसका P है और टेम्परेचर कैपिटल T है। अगर इसके हर एक मॉलिक्यूल के लिए मास स्मॉल m से डिनोट किया जाए तो इसकी डेंसिटी क्या होगी। डेंसिटी आपसे पूछी गई है। तो देखिए आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू एन के टी, जहाँ K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब आपके पास ईच मॉलिक्यूल की बात है, मतलब n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो PV की वैल्यू आ जाएगी KT के इक्वल। ठीक है। अच्छा V क्या होता है, V होता है मास पर यूनिट डेंसिटी, ये हो जाएगा KT के इक्वल। तो यहाँ से रो आ जाएगा PM अपॉन KT, PM अपॉन KT। PM अपॉन KT मतलब ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास B ऑप्शन। B इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2016 नीट फेज सेकंड का ही क्वेश्चन है। द टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेल्सियस एंड द रूम टेम्परेचर इज T1 डिग्री सेल्सियस। द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियली इज। आपसे बोला गया है कि एक रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस जबकि रूम टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस है। आपको ये पूछा है अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब आपसे ये बेसिकली पूछा है कि Q1 अपॉन W कितना होगा। हीट डिलीवर्ड Q1 है, पर यूनिट जूल मतलब पर यूनिट वर्क आपसे यहाँ पर पूछा गया है, Q1 अपॉन W आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो देखो इसमें हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि किसी भी रेफ्रिजरेटर की या हीट इंजन की एफिशिएंसी हम वहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम अगर उस फॉर्मूला को यूज़ करें तो हमारे पास Q2 अपॉन Q1 इक्वल होगा T2 अपॉन T1 के, जहाँ T क्या है भाई, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को सेल्सियस में यूज़ नहीं करते, किस में यूज़ करते हैं भाई, केल्विन में। तो ये हो जाएगा T2 प्लस 273 अपॉन T1 प्लस 273, ये Q2 अपॉन Q1 आएगा। Q2 क्या होगा, जो आपने हीट दी उसमें से वर्क डन माइनस कर दो, अपॉन में Q1, ये बना T2 प्लस 273 अपॉन T1 प्लस 273। अच्छा Q1 का डिवाइड है तो ये बन जाएगा 1 माइनस W अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 प्लस 273 अपॉन T1 प्लस 273। यही तो बनेगा। यहाँ से हम W अपॉन Q1 निकाल सकते हैं। क्या आएगा भाई, 1 माइनस T2 प्लस 273 अपॉन T1 प्लस 273, यही तो बनेगा। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाना चाहिए T1 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस 273 बन जाना चाहिए। ठीक है। ये बन जाएगा W अपॉन Q1, तो यहाँ से Q1 अपॉन W क्या आ जाएगा, T1 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2, T1 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2। अब आपसे पूछा था फॉर पर यूनिट जूल, मतलब अगर W आपके पास कितना हो, 1 जूल हो, तो Q1 हो जाएगा T1 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2। T1 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2, ये ऑप्शन आना चाहिए। तो ये ऑप्शन है क्या भाई, T1 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2। सर बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस अंडरगोज अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन PV क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। द हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज। आपको एक इक्वेशन दे रखी है 1 मोल आइडियल मोनो एटॉमिक गैस के लिए। इक्वेशन है PV क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। आपसे इस प्रोसेस में हीट कैपेसिटी पूछी गई है, कितनी होगी। तो देखो इक्वेशन है PV क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ ये जो पावर है दैट इज n, ये आपको दे रखी है 3। ना तो ये गामा के इक्वल है क्योंकि ये गामा की वैल्यू तो है ही नहीं। गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक दोनों के लिए अलग अलग होती है। मोनो एटॉमिक में 5/3, डाई एटॉमिक में 7/5।
अब ये यहाँ पर 3 है, मतलब ये कोई भी प्रोसेस हम डिफाइन नहीं कर पाते। जब ये कंडीशन होती है तो ये हम क्या नाम देंगे इसको, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या नाम देंगे इसको, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गई ना, तो ये आपके पास एडियाबेटिक है ना ही ये आइसोथर्मल है, ये कौन सी हो जाएगी, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर आपको C निकालना है, C मतलब हीट कैपेसिटी, तो उसका फॉर्मूला होता है CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एन। CV का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 3/2R होता है। CV मोनो एटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा, 3/2R प्लस R अपॉन एन की जगह हो गया 3, ये बन गया 3/2R प्लस R अपॉन -2, मतलब हो गया 3/2R माइनस R/2, जो कि बन जाएगा R के इक्वल। तो आपके पास आंसर भी क्या आ जाएगा, R ही आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर था, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। दो टेम्परेचर आपको यहाँ पर गिवन है। इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरी ऑफ हीट every second in order to keep the temperature of refrigerated space constant. The power required is, आपको ये बोला है कि एक रेफ्रिजरेटर है वो 4 and 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम करता है। इसका मतलब जो T1 टेम्परेचर है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस का हमारा यूज़ नहीं होता। केल्विन में 273 प्लस करके 303 केल्विन आ जाएगा। T2 आपको दे रखा 4 डिग्री सेल्सियस, इसको भी केल्विन में करेंगे तो ये आ जाएगा 277 केल्विन। आपको ये बोला गया है इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरी ऑफ हीट एवरी सेकेंड, मतलब आपके पास जो Q2 है दैट इज 600 कैलोरी पर सेकेंड, मतलब ये एक तरह से हीट नहीं है, ये हीट पर सेकेंड है, मतलब ये पावर है। ठीक है, आपसे पूछा गया द पावर रिक्वायर्ड इज, आपको रिक्वायर्ड पावर आपसे पूछी गई है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, Q2/T मान सकते हो आप इसको, T मतलब टाइम हो गया, ये आपको गिवन है। तो देखिए हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा होता है T2/T1 माइनस T2। ठीक है, जो कि है 277/303 माइनस 277, ये आपको दे रखा है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 277/26, ये अल्फा है। और साथ ही यही अल्फा किसके इक्वल होता है, Q2/W के। तो Q2/W कितना आ गया, 277/26। यहाँ से W क्या आ जाएगा भाई, W आ जाएगा 26 Q2/277। ठीक है, तो W क्या आ जाएगा भाई, 26/277। Q2 क्या था, 600, लेकिन ये तो कैलोरी में है, जूल में करेंगे तो 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास वर्क डन आ जाएगा 236.5 जूल पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, पावर पूछी थी, हमने वर्क डन निकाला है, वर्क डन पर यूनिट टाइम हो जाएगा क्योंकि आपको Q2/T गिवन था। आपको क्या गिवन था, Q2/T गिवन था, और वर्क डन अपॉन टाइम ही क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, तो 236.5 वोट, मतलब ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस हैव RMS वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 × 10⁵ Newton per meter square pressure. When the temperature and pressure of the gas are respectively 127 degrees Celsius and 0.05 × 10⁵ Newton per meter square, then RMS velocity of the molecule is. देखो भाई, आपको RMS वेलोसिटी बोली गई है। RMS वेलोसिटी में प्रेशर का कोई यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √3p/ρ। जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे या कम करोगे उसी रेशियो में डेंसिटी भी या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम करोगे डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ प्रेशर का तो कोई काम नहीं है। बचा कौन, तो आपके पास बचेगा √3kT/m, ये बच जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू ओनली एंड ओनली रूट ऑफ टेम्परेचर। तो V2/V1 क्या बन जाएगा भाई, √T2/T1। T2 क्या है, तो T2 है आपके पास 127 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में करेंगे तो प्लस 273। T1 क्या था, 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करना पड़ेगा केल्विन के लिए, तो V2/V1 था 200, ये बना √400/300।
ठीक है, ये 20 से 20 कैंसिल, V2 आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 200 इंटू 4 का रूट 2 अपॉन में रूट 3, तो आएगा 400 अपॉन रूट 3 मीटर पर सेकेंड। 400 अपॉन रूट 3 मीटर पर सेकेंड आपके पास आंसर आना चाहिए था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, द सेम गैस इज कंप्रेस्ड सेपरेटली थ्रू एन एडियाबेटिक प्रोसेस अंटिल इट्स वॉल्यूम इज अगेन रिड्यूस्ड टू हाफ, देन। देखो आपसे ये कहा गया है एक गैस है, उसका पीवी डायग्राम बना लेते हैं, ये पी ये वी, यहाँ V1 और या V ही मान लेते हैं, यहाँ V और यहाँ हो गया V/2। अब इस गैस को दो प्रोसेस से कंप्रेस किया गया है, एक तो हो गई आइसोथर्मल प्रोसेस और दूसरी हो गई एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, एक तो हो जाएगी आइसोथर्मल, दूसरी हो जाएगी एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, कौन से आइसोथर्मल कौन से एडियाबेटिक, तो भाई जिसका स्लोप ज़्यादा है, जिसका dP/dV होता है माइनस गामा P/V, वो उसका स्लोप ज़्यादा हो जाएगा, और ये किसके लिए है, एडियाबेटिक के लिए। आइसोथर्मल के लिए dP/dV क्या हो जाएगा, माइनस P/V, ये हो जाएगा आइसोथर्मल के लिए। ठीक है, तो स्लोप किसका ज़्यादा है, एडियाबेटिक का, तो ये जो ग्राफ होगा ये होगा एडियाबेटिक का, और ये हो जाएगा आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ। अब आपसे क्या पूछा गया है तो देखते हैं, कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली और एडियाबेटिकली विल रिक्वायर सेम अमाउंट ऑफ वर्क। देखो भाई वर्क डन होता है पीवी का एरिया आपको दिख रहा है, एडियाबेटिक का ज़्यादा है, आइसोथर्मल का कम है, तो एडियाबेटिक का वर्क डन यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। वर्क डन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट ऑप्शन में इनको इक्वल दे रखा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है। आगे बोला है, विच ऑफ द केस रिक्वायर्स मोर वर्क विल डिपेंड अपॉन द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। एटॉमिसिटी कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीवी का एरिया ही वर्क डन को शो करता है। नेक्स्ट है, कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली विल रिक्वायर मोर वर्क, जबकि गलत है, एडियाबेटिक में वर्क डन ज़्यादा होगा। कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क, ये सही है, ये हमने प्रूव भी किया है, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2017 का है, अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ आर्गन, टेम्परेचर ए टेम्परेचर T, neglecting all vibrational mode, the total internal energy of the system। इंटरनल एनर्जी पूछिए, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला NCV डेल्टा T होता है, और CV का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो F/2R होगा। ठीक है, ये आपके पास CV का फॉर्मूला होगा, और यहाँ से U आ जाएगा। तो अब आपके पास दो गैस है, दो गैस के लिए U क्या हो जाएगा, U1 + U2। पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में कितने मोल है, 2 मोल है, ऑक्सीजन के आपके पास 2 मोल है। ऑक्सीजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, 5/2R, टेम्परेचर कितना T, प्लस 4 मोल है ऑर्गन के, ऑर्गन मोनोएटॉमिक है, तो इसके लिए F हो जाएगा 3, तो 3/2RT। ये आपके पास बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम, ये आएगा 5 + 6 11RT। 11RT आपको आंसर यहाँ पर मिलना चाहिए था, ऑप्शन सी आपके पास आना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2015 और 2017 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। द कार्नोट इंजन हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 1/10, a heat engine is used as a refrigerator. If the work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is। तो इसमें एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी एफिशिएंसी आपको दे रखी है 1/10, ठीक है, 1/10 है, और आपको ये कहा गया है वर्क डन कितना है, 10 जूल है। एनर्जी अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रिजर्वायर आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो देखो एफिशिएंसी आपके पास है 1/10, हम इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा निकाल सकते हैं, जो कि होता है 1 - ईटा/ईटा। तो ये बन जाएगा 1 - 1/10/1/10, ये बनेगा 9/10/1/10, तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ जाएगा 9। अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है इसकी वैल्यू क्या होती है, Q2/W ये होती है, तो Q2 क्या हो जाएगा, अल्फा/W। ठीक है, अल्फा कितना आया, 9, वर्क डन क्या था, 10 जूल, ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, 90 जूल। तो इसके लिए जो रिजर्वायर की हीट है, सिंक में जो हीट जा रही है, या हम कह सकते हैं लोअर टेम्परेचर पर रिजर्वायर में जो एनर्जी जा रही है, दैट इज 90 जूल। मतलब ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारे पास,
ए ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड एज फॉलोइंग डायग्राम इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। यहाँ पर कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है 300, 500, 700 केल्विन पर। आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। आपको ये बोला गया है कि इनको मैच करना है। तो देखो भाई, प्रोसेस वन कौन सी है? ये इसमें क्या है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फर्स्ट प्रोसेस कौन सी होगी? आइसोकोरिक, या हम कह सकते हैं आइसोमेट्रिक, मतलब P जुड़ेगा C से, P जुड़ेगा C से, P C के साथ फर्स्ट और सेकंड दोनों में है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस सेकंड देखते हैं भाई। प्रोसेस सेकंड है आपके पास ये, इसमें देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है और स्लोप ज़्यादा है। वॉल्यूम इंक्रीजिंग है एंड स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या होगा? मेरे ख्याल से एडियाबेटिक होना चाहिए। तो ये आएगा आपके पास में एडियाबेटिक, तो Q को A से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, P को तो जोड़ा अपन ने C से, P को जोड़ा है C से, Q को जोड़ा है A से। उसके बाद में प्रोसेस 3 आइसोथर्मल होगी, क्योंकि स्लोप इसका एडियाबेटिक से थोड़ा कम है, तो ये हो जाएगा आपके पास आइसोथर्मल। प्रोसेस 3 हो जाएगी आइसोथर्मल, और फोर्थ जो बच गई वो एडियाबेटिक, क्योंकि यहाँ क्या है भाई, प्रेशर कांस्टेंट है। फोर्थ में प्रेशर क्या कांस्टेंट, तो P को जोड़ा C से, Q को A से, R को D से और S को B से। मतलब ऑप्शन आ जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा था, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है 2018 का क्वेश्चन। एट व्हाट टेम्परेचर विल द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिकम जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, तो उसको कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा? तो देखो भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √3kT/m। ठीक है, अर्थ की सरफेस से, अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकलना है, अर्थ से एस्केप करना है, तो जो स्पीड है दैट शुड बी एस्केप स्पीड, ये होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो 11.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू √3, k की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.38 10⁻⁻23, t हमें पता नहीं, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है 2.76 10⁻⁻26, ये आपको वैल्यूज गिवन है। यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर करके आपको t निकालना पड़ेगा, जो कि लगभग आएगा 8.3 इंटू 10⁴ केल्विन के इक्वल। कैलकुलेशन है वो करनी पड़ेगी। 8.3 10⁴ अपना ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। बी हमारे पास राइट आंसर यहाँ बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 2018 का क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। एक हीट इंजन है जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में वर्क करता है। इसका मतलब जो इसका T1 टेम्परेचर है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, और वहीं पर T2 जो हो जाएगा दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। आपसे एफिशिएंसी पूछी है जिसका फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1 इंटू 100, परसेंटेज में पूछा है ना, तो 1 - 273/373 इंटू 100, 373 इंटू 100। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 100/373 इंटू 100, मतलब लगभग ये आ जाएगा 26.8%। 26.8%, मतलब ऑप्शन बनेगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला भी 2018 का ही है। द वॉल्यूम V ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस वेराइज विद द टेम्परेचर एज शोन इन द ग्राफ। VT का आपको ग्राफ शो कर रखा है। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय इट व्हेन इट अंडरगोज अ चेंज फ्रॉम A टू B स्टेट। A से B तक जाने में इसमें वर्क डन और हीट का रेशियो आपसे पूछा गया है। वर्क डन पर यूनिट एब्जॉर्ब्ड हीट आपसे पूछा है। वर्क डन का फॉर्मूला NR∆T, एब्जॉर्ब्ड हीट का फॉर्मूला होता है NCP∆T। अब आपसे कहा गया है कौन सी गैस है भाई, मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके लिए जो Cp की वैल्यू होगी वो होगी 5/2R। ठीक है, ∆T से ∆T यहाँ कैंसिल, NR से NR कैंसिल, ये बना 2/5। तो W/Q आपके पास क्या आना चाहिए था, 2/5 आना चाहिए। 2/5 फर्स्ट ऑप्शन है, तो A इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है।
a sample of 0.1 gram of water at 100 degrees Celsius and normal pressure की वैल्यू आपको गिवन है, requires 54 calorie of heat energy to convert it to steam at 100 degrees Celsius. If the volume of the steam produced is 167.1 cubic centimeter, the change in the internal energy of the sample is. क्वेश्चन में ये बोला है 0.1 ग्राम वाटर है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गर्म करने के लिए 54 कैलोरी ऑफ हीट चाहिए ताकि ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, स्टीम में. स्टीम भी कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर है. तो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मल प्रेशर और 0.1 ग्राम वाटर है, इस पर वैल्यू जो चाहिए हीट की, दैट इज 54 कैलोरी. अब ये कहा गया है कि स्टीम का वॉल्यूम आपको दे रखा है 167.1 क्यूबिक सेंटीमीटर. इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, तो देखो हमारे पास होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू या डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है. डेल्टा क्यू आपको क्या गिवन है, दैट इज 54 कैलोरी. कैलोरी को तो हमारे काम का नहीं है, तो इसको 4.18 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट करेंगे. यह आ जाएगा डेल्टा यू पता नहीं, पी कितना, तो पी था 1 एटमॉस्फेयर 1.013, अच्छा प्लस था ना यहाँ, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5. और डेल्टा वी कितना है, तो डेल्टा वी 167.1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो चुका था. ठीक है, और इनिशियली क्या था भाई, 0.1 ग्राम था. इनिशियली क्या भाई, वो 0.1 ग्राम है. तो अगर में वाटर है, वाटर क्या होगा भाई, 0.1 ग्राम है, तो वही उसका वॉल्यूम भी कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 167.1 माइनस 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर ना, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा. अच्छा, अब क्या करना है भाई, बस सॉल्यूशन करना है. सॉल्यूशन हो जाएगा डेल्टा यू का, पूरी प्रोसेस पूरी कैलकुलेशन करने के बाद 208.7 जूल आपको मिलेगा, 208.7 जूल. तो 208.7 जूल अपना ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन. बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू. एक कंटेनर में कोई गैस भरी गई है जिसका आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, इससे क्या होगा. फर्स्ट, डिक्रीज इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. क्या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होगी, वो तब कम होती जब टेम्परेचर कम होता. इंक्रीज इन मास, मास कभी चेंज नहीं होता. इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हो सकता है, ये ही होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kT होता ही है. तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी. डिक्रीज इन प्रेशर, ये गलत है क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर अभी डिपेंड नहीं करते सीधे सीधे. ठीक है, नेक्स्ट आपको देखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉट रिलीज बाय द सिस्टम. ना तो हीट एब्जॉर्ब हो ना ही रिलीज हो, ये किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ एडियाबेटिक में. तो आंख बंद करके जो एडियाबेटिक है वही आपका राइट आंसर लगा दो. ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना इसमें तो. ठीक है, नेक्स्ट है, टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया ए स्टॉप कॉक. दो सिलेंडर है, ए और बी, उनको जोड़ा गया है. ठीक है, इनकी कैपेसिटी इक्वल है. A contains an ideal gas of 8 standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. The process is. देखो भाई, stopcock को suddenly open किया है. सडन होने वाली सारी प्रोसेस किस में आएगी, एडियाबेटिक में. स्लो होती है वो आइसोथर्मल में, सडन होती है वो एडियाबेटिक में. आंसर हो जाएगा ए, एडियाबेटिक प्रोसेस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The mean free path for a gas with molecular diameter d and number density n can be expressed as. mean free path आपसे पूछा है. mean free path का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/√2 पाई n d स्क्वायर तो फॉर्मूला होता ही है. अब देखो यहाँ d क्या है, डायमीटर जो कि हमारे पास है, और नंबर डेंसिटी n वो भी हमारे पास है. तो 1/√2 पाई n d स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा. ये ऑप्शन कौन सा है भाई, ये ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट ही है. तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. छोटे छोटे क्वेश्चन है. अ सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस. इट्स डेंसिटी इज. क्वेश्चन में आपको डेंसिटी पूछी है कब, जब हाइड्रोजन गैस को 249 किलो पास्कल प्रेशर और 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भरा गया है. तो देखो भाई, क्वेश्चन में आपको एक तो देगा टेम्परेचर जो कि है 27 डिग्री सेल्सियस. इसको केल्विन में करेंगे तो 273 ऐड करना पड़ेगा.
तो टेम्परेचर आ जाएगा आपके पास 300 केल्विन। नेक्स्ट आपको गिवन है प्रेशर 249 किलो, किलो मतलब 10⁻³ पास्कल, ये आपको गिवन है। साथ ही साथ आपको दे रखा है आर की वैल्यू जो कि है 8.3, और नेक्स्ट आपको दे रखा है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के लिए मोलर मास हो जाएगा 2 × 10⁻³ ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। अब आपको डेंसिटी पूछिए। डेंसिटी की टर्म में अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन बताएं तो वो होती है P = ρRT अपॉन मोलर मास। यहाँ से रो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा PmW अपॉन RT। P कितना था भाई, P था 249 किलो पास्कल, मोलर मास है आपके पास 2 × 10⁻³ अपॉन में टेम्परेचर 300 और R की वैल्यू है 8.3। जैसे सबको सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 0.2 kg/m³ ही आएगी आपके पास डेंसिटी, 0.2 kg/m³। इसका मतलब ऑप्शन आपके सामने ए मिलेगा। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे आपको देखा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपको ए और बी कॉलम को मैच करना है, तो देखते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल क्या होती है भाई, √3RT/m। तो इसको जोड़ेंगे हम Q से, तो ए का मैच होगा Q से। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। आइडियल गैस का प्रेशर होता है 1/3 Nm²। वी बार क्या है यहाँ पर, एवरेज स्पीड है भाई। ठीक है, वी बार क्या हो गई, एवरेज स्पीड। नेक्स्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये होती है 3/2 kT। एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होती है। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस के लिए 5/2 RT। तो ए क्यू से एंड बी पी से, ए क्यू से जुड़ने वाला, बी पी से जुड़ने वाला CS और DR, CS एंड DR। ठीक है भाई, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी। सी इज द राइट आंसर, सी विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 2021 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, अ कप ऑफ कॉफी कूल्स from 90 degrees Celsius to 80 degrees Celsius in T minutes. When the room temperature is 20 degrees Celsius, the time taken by the similar cup of coffee to cool from 80 degree to 60 degree at a room temperature same at 20 degrees Celsius is. देखो भाई, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपके पास एक कप ऑफ कॉफ़ी है, कॉफ़ी का कप है जिसको 90 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक लाना है, उसमें टाइम लगता है T मिनट। रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। सेम रूम टेम्परेचर पर सेम कॉफ़ी के कप का टेम्परेचर 80 से 60 डिग्री सेल्सियस करना है, इसमें टाइम क्या होगा। ठीक है, तो देखो भाई, हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है T1 - T2 अपॉन टाइम, टेम्परेचर का डिफरेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू K T1 + T2 अपॉन 2 माइनस रूम टेम्परेचर। ये T क्या है यहाँ पर, रूम टेम्परेचर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 से 80 होता है T टाइम में, K कांस्टेंट, ये बना 90 + 80 अपॉन 2 माइनस रूम टेम्परेचर है 20, तो ये बन गया 10/T इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 65K। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 तो आ गई। नेक्स्ट में क्या करना है भाई, 80 से लेके जाना है 60 तक। टाइम ले लेते हैं T डैश या T प्राइम, ये हो जाएगा K 80 + 60 अपॉन 2 माइनस 20। 80 + 60 अपॉन 2 माइनस 20 करेंगे तो ये बनेगा 20/T डैश इज इक्वल टू 50K। इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन का डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट अपॉन सेकंड करेंगे तो T डैश अपॉन T, T डैश अपॉन T 2T मिलेगा आपको यहाँ पर, T डैश अपॉन 2T। कैसे, देखो 10/T अपॉन 20/T डैश। ठीक है, जैसे ही कट कटा के ऊपर लेके जाओगे तो T डैश अपॉन 2T आपको मिलेगा। ये आएगा आपके पास 65K अपॉन 50K। K से K कैंसिल, कांस्टेंट था वैसे भी। T डैश आ जाएगा आपके पास में 130T अपॉन 50 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 0 से 0 कैंसिल, T डैश आएगा 13/5T। 13/5T 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 है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ सही आंसर बनेगा भाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 13/5T। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगाएंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाने के बाद आपका आंसर आएगा 13/5T। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगेन मैच द कॉलम। ठीक है भाई, यहाँ पर XY ग्राफ और दूसरे में सिचुएशन दे रखा है। ये तो एक तरह से डैम्प्ड ऑसिलेशन है। ए में आपके पास है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन का लिए देखते हैं क्या क्या है।
टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, नहीं भाई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड ये तो फोर्थ का आएगा, यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तो आएगा 4 का, तो डी का 1 डी का 1 डी का 1 डी का 1 बी एंड सी में है, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए देखते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए बॉब ऑफ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग अंडर नेग्लिजिबल एयर फ्रिक्शन, गलत बात है, नेग्लिजिबल एयर फ्रिक्शन होगा तो आपके पास एज सच डैम्प्ड नहीं होगा, ठीक है, डैम्प्ड चाहिए ना, डैम्प्ड ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो जाए। अगर बॉब ऑफ पेंडुलम है, नेग्लिजिबल एयर फ्रिक्शन है, तो आपके पास में ये कंडीशन आएगी, एक्सेलरेशन सॉरी एम्पलीट्यूड सेम चलेगा, ठीक है, तो ये आएगा। देन रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग ये बनेगा भाई, क्योंकि ये यहाँ पर अगर F है तो ये x बन सकता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स में, ठीक है, F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। उसके बाद में ये हमारे पास जो D आया था वो आता फर्स्ट के साथ में, तो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड ये आता, एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन जो बच गया नेक्स्ट, बॉब ऑफ पेंडुलम ऑसिलेटिंग अलोंग विद एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन के साथ ऑसिलेशन होगा तो डैम्प्ड ऑसिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई इसका आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। कुछ खास था नहीं इसमें समझाने वाला, बस मैच करना था तो मैच अपन ने कर दिया, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट, 3 vessels of equal capacity have gases at same temperature and pressure. The first vessel contains helium जो कि monoatomic है, the second contains fluorine जो diatomic है, and third contains sulfur hexafluoride जो कि polyatomic है. The correct statement among the following. 3 वेसल हैं जिनकी कैपेसिटी सेम है, इनमें टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, लेकिन गैसेज अलग अलग हैं। एक में हीलियम, दूसरे में फ्लोरीन और तीसरे में सल्फर हेक्साफ्लोराइड भरी गई है। एक मोनोएटॉमिक है, एक डाइएटॉमिक है, एक पॉलीएटॉमिक है। करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है, देखते हैं। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज लार्जेस्ट, ठीक है। ऑल वेसल कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज सेम इन ऑल 3 केसेस, ठीक है। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम इज द लार्जेस्ट। देखो भाई, सबसे पहली बात इसमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड की बात हुई है, वही देख लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला होता है √3 अपॉन मोलर मास। इसका मतलब जिसका मोलर मास जितना कम होगा स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। सबसे कम मोलर मास किसका है भाई, हीलियम का, तो हीलियम की स्पीड सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है क्या, तो फोर्थ ऑप्शन है, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम इज लार्जेस्ट। सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन सही आ जाएगा। लेकिन स्पीड के अलावा इसमें एक और था, एक ऑप्शन है ऑल वेसल कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रेस्पेक्टिवली। देखो भाई, आपको P, V एंड T सेम बोला है, तो PV इक्वल टू NRT। जब P सेम है, V सेम है, T सेम है, तो नंबर ऑफ मोल भी क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ मोल क्या होता है भाई, N अपॉन Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो जब मोल्स सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम चलेंगे। तो ये भी इस वजह से गलत है, क्योंकि सेम चलेंगे, इसने अनइक्वल बोला है, तो ये गलत है। सही क्या आएगा, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम इज द लार्जेस्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस फॉलोज अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन PV स्क्वायर इक्वल टू C, वेयर C इज द कांस्टेंट फ्रॉम द इनिशियल P1 V1 T1 टू फाइनल P2 V2 T2 थर्मोडायनेमिक स्टेट्स वेयर C इज कांस्टेंट। देन देखो भाई, एक आइडियल गैस है जो कि इनिशियल स्टेट P1 V1 T1 से फाइनल स्टेट P2 V2 T2 तक जाती है। यहाँ पर C कांस्टेंट है और PV स्क्वायर इक्वल टू क्या है, C। तो आपको इन चारों में से एक सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखो बेटा, हमारे पास में PV स्क्वायर क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है। PV स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। अब P को क्या मैं लिख सकता हूँ, NRT अपॉन V इंटू V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ से एक V से एक V कैंसिल, यहाँ से T इंटू V इक्वल टू कांस्टेंट आया, क्योंकि NR तो वैसे कांस्टेंट है। तो V हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन T के, V प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन T के। तो अगर T1 ज्यादा है T2 से, इसका मतलब V1 क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा V2 से। V1 लेस देन V2 व्हेन T1 इज ग्रेटर देन T2। तो T1 ग्रेटर देन T2, T1 ग्रेटर देन T2, आपके पास ये है V2 ग्रेटर देन V1, तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन ही राइट आंसर बनेगा। फोर्थ D इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 नीट का है।
The volume occupied by the molecules contained in 4.5 kg water 8 STP if the intermolecular force vanish away is. आपको वॉल्यूम पूछा है कब 4.5 kg वाटर का, वो भी कहाँ पर, STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, n को हम लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास इनटू RT। V हो जाएगा mRT अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर। मास इज 4.5 kg, मोलर मास किसका, वाटर का, वाटर का होता है 0.018 ग्राम kg पर मोल। ठीक है, ग्राम में नहीं लिया अपन ने, केजी में ही लिया है सीधा। तो अच्छा, आर की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर हो जाएगा 273, क्योंकि आपके पास में स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273 केल्विन, अपॉन आपके पास प्रेशर आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल 10⁵। जैसे ही सॉल्व करोगे ये वैल्यू लगभग 5.66 इंटू 10⁻0 बनेगा। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं भाई, 10⁻0 को हम 5.66 मीटर क्यूब आना चाहिए, 5.66 मीटर क्यूब, मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपके पास डी, 5.66 मीटर क्यूब, डी ऑप्शन हमारे पास आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। 2022 नीट का क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन द फिगर बिलो। दोज प्रोसेसेस आर एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक। The curve which represent the adiabatic process among 1, 2, 3 and 4। तो देखो आपके पास यहाँ पर इन सभी में एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पर फोर्थ प्रोसेस के लिए तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये तो आइसोबैरिक हो जाएगा। फर्स्ट के लिए आइसोकोरिक हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। थर्ड एंड सेकंड में हम मैच कर सकते हैं इनका स्लोप dp/dv। थर्ड के लिए तो dp/dv है -p/v, और सेकंड के लिए हो जाएगा dp/dv माइनस गामा p/v, माइनस गामा p/v। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप आपको ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आइसोथर्मल कौन होगा, B होगा, B मतलब सेकंड होगा, तो सेकंड इज द राइट आंसर। एडियाबेटिक तो यही होगा। ठीक है, आइसोथर्मल कौन सा हो जाएगा, थर्ड, एडियाबेटिक हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट हो जाएगा आपके पास आइसोकोरिक एंड फोर्थ हो जाएगा आइसोबेरिक। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, फोर्थ इज आइसोबेरिक प्रोसेस, फोर्थ क्या हो जाएगी, आइसोबेरिक प्रोसेस। फर्स्ट हो जाएगी आइसोकोरिक प्रोसेस, सेकंड हो जाएगी आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, एंड थर्ड हो जाएगा आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, थर्ड हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस है। To what temperature the gas should be heated so the RMS speed is increased by 3 times। RMS speed जो है वो 3 टाइम से बढ़ जाए, मतलब 4 गुना हो जाए, 3 गुना बढ़ जाए। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है √3RT/मोलर मास, दैट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तो V1/V2 हो जाएगा √T1/T2। V1 की जगह V2 क्या हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाए, मतलब 3V ऐड हो जाए। ठीक है, √T1 कितना, तो -50 प्लस 273 क्योंकि केल्विन में चाहिए, अपॉन T2 तो निकालना था। ठीक है, तो ये V/4V क्या बनेगा भाई, 1/4 इज इक्वल टू 223/T2 का रूट। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो T2 आपके पास मिल जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 223 विच विल बी इक्वल टू 3568 केल्विन। तो यहाँ से T2 आ जाएगा 3568 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस में, तो ये बन जाएगा 3295 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास T2 आएगा 3295 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऑप्शन आ जाएगा ए। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अ कार्नोट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 50% व्हेन इट्स सोर्स इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 327 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी गिवन है और सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है, आपको सिंक का टेम्परेचर यहाँ पर पूछा गया है। तो एफिशिएंसी का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1। ठीक है, अब एफिशिएंसी 50% मतलब 50/100 इज इक्वल टू 1 - T2 आपसे पूछा गया है। T1 कितना भाई, 327 डिग्री सेल्सियस है, तो 327 को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 ऐड करना पड़ेगा।
ये बना 1/2 इक्वल टू 1 माइनस T2/600। तो यहाँ से T2/600 आपको मिलेगा 1 माइनस 1/2 विच मीन्स 1/2। तो T2 आपके पास आएगा 600/2 जो कि बनेगा 300 केल्विन। 300 केल्विन है, आपको ऑप्शन सेल्सियस में दे रखे हैं तो 300 माइनस 273 करना पड़ेगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर मिल जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब ऑप्शन हमें मिल जाएगा डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट टी-वी कर्व फॉर एन आइडियल गैस वेयर T is the temperature and V is the volume. At three pressures P1, P2 and P3 compared with those of Charles law represented at dotted line. आपको यहाँ पर TV के बीच में ग्राफ गिवन है और ये कहा गया है कि T क्या है टेम्परेचर और V क्या है वॉल्यूम। अब आपके पास यहाँ चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1, P2 और P3 तीन प्रेशर हैं जिनको डॉटेड लाइन से आपको शो किया गया है। P1, P2 एंड P3 डॉटेड लाइन से शो किया गया है। चार्ल्स लॉ में P कैसा होता है भाई, कांस्टेंट होता है। अब आपके पास में यहाँ पर देखिए टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट। किसी एक पॉइंट पर टेम्परेचर को क्या ले लेते हैं भाई, कांस्टेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर बात कर लेते हैं, इस पॉइंट पर आपके पास टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो P इंटू वी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा भाई। PV इक्वल टू NRT होता है, तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V होगा। इसका मतलब V ज़्यादा हुआ तो P की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, कम हो जाएगी। अब वॉल्यूम ज़्यादा होने पर प्रेशर कम होगा, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन कौन सा आ जाना चाहिए, ऐसा जिसमें प्रेशर कम हो वॉल्यूम बढ़ने पर। ठीक है, और वो कौन सा है, देखो वॉल्यूम बढ़ने पर सबसे आगे तो है P3, फिर है P2, फिर है P1। ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम ज़्यादा हो तो प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा, कम होगा। तो इसका मतलब P3 सबसे कम होगा, P3 लेस होगा, देन P2 और सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, P1। तो P1 इज़ द ग्रेटेस्ट एंड P3 इज़ द लीस्ट। P1 इज़ द ग्रेटेस्ट एंड P3 इज़ द लीस्ट। ये ऑप्शन है आपके पास डी ऑप्शन, डी इज़ द राइट आंसर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCDA, द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ BC। आपको वर्क डन पूछा है इस पाथ BC में। ठीक है, कहाँ पर, ये BC पाथ है, इसमें वर्क डन पूछा है। देखो भाई वॉल्यूम यहाँ पर है x एक्सिस पर और प्रेशर है y एक्सिस पर। B से C तक जब आप जाओगे तो वॉल्यूम कैसा है आपके पास, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। वर्क डन की बात की जाए तो ये होता है P डेल्टा V। अब डेल्टा V तो आपके पास जीरो होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आया, जीरो आया। तो वर्क डन भी क्या बनेगा, फिर जीरो बनेगा। और जीरो ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन। सबसे सिंपल क्वेश्चन था, जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, तो अगले क्वेश्चन में आपको गिवन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड फॉर अ पॉलीएटॉमिक गैस of constant gamma where gamma is equal to Cp/Cv, where Cp and Cv are the specific heats of the gas at constant pressure and constant volume respectively। Cp constant pressure पे और Cv constant volume पर specific heat capacity है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है the number of vibrational mode for a polyatomic gas। तो देखिए हमारे पास में पॉलीएटॉमिक गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता, दैट इज सबसे पहले तो होता काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है, मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए 3/2 kT, फिर रोटेशनल के लिए भी 3/2 kT क्योंकि पॉलीएटॉमिक गैस है ना। अब आपके पास में अब अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम F कंसिडर करते हैं तो ये हो जाएगा FkT। ठीक है, तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बनता 3 + FkT, 3 + FkT। ये होता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ से Cv आपको मिलता 3 + Fr, और Cv अगर इतना है तो Cp क्या हो जाता है भाई, ये आ जाता 4 + F × R। ये Cv और Cp की वैल्यू बनती। अब हमें गामा दे रखा है Cp/Cv विच इज 4 + F/3 + F। भाई R से तो R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 गामा प्लस गामा F इज इक्वल टू 4 + F बनेगा। 3 गामा प्लस गामा F इक्वल टू 4 + F। यहाँ से हम एक काम करते हैं, F को एक साइड लेते तो ये बनेगा गामा F - F इज इक्वल टू 4 - 3 गामा।
यहाँ से f आ गया कॉमन, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 गामा. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशनल मोड विल बी 4 माइनस 3 गामा अपॉन गामा माइनस 1. 4 माइनस 3 गामा अपॉन गामा माइनस 1, ये आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशनल मोड. डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशनल मोड, ये आपके पास आंसर आएगा. ऑप्शन हमारे पास सी बन जाएगा, 4 माइनस 3 गामा अपॉन गामा माइनस एफ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय प्रेशर, टोटल हीट, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वर्क डन. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. देखो भाई, हमारे पास स्टेट वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रेशर, एक वॉल्यूम, एक टेम्परेचर. अब आपसे ये पूछा गया है कि द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय. ये किससे डिस्क्राइब होगी? तो पी, वी और टी से डिस्क्राइब होगी. तो पी, वी एंड टी जहां साथ है वही आपका आंसर हो जाएगा, अदरवाइज बाकी सारे आंसर गलत है. तो देखो ए, सी एंड डी, ए, सी और डी में से अगर कोई दो या कोई एक या तीनों ही साथ है तो वो आपका आंसर अदरवाइज नहीं है. तो ए, सी एंड डी, ए, सी एंड डी, ए, सी एंड डी, आपके पास फोर्थ ऑप्शन है ए, सी एंड डी ओनली. ठीक है, क्योंकि स्टेट वेरिएबल यही है. स्टेट वेरिएबल कौन है भाई? पी, वी एंड टी है. स्टेट वेरिएबल कौन कौन से हैं? पी, वी एंड टी. तो जिसमें स्टेट वेरिएबल वही आपका आंसर हो जाएगा. तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको गिवन है. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर. इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. देखो भाई, आपको ही कहा गया है असर्शन में, हाउसेज मेड ऑफ कॉन्क्रीट रूफ्स ओवरलेड विद फोम keep the room hotter during summer. The layer of the foam insulation prohibits heat transfer as it contains air pocket. तो देखो भाई, आपके पास यहाँ पर ये कह रखा है कि जो कंक्रीट की छतों के हाउस बनते हैं, घर बनते हैं, ओवरलेड विद फोम, जिनके ऊपर फोम भी लगाया जाता है, कीप द रूम हॉटर ड्यूरिंग समर, ये गर्मियों में कमरे को गर्म रखते हैं. क्यों रखते हैं? तो रीज़न है द लेयर ऑफ फोम इंसुलेशन प्रोहिबिट्स हीट ट्रांसफ़र, की जो फोम आपने लगाया है वो हीट ट्रांसफ़र को रोकता है क्योंकि इसके अंदर एयर पॉकेट्स होते हैं. तो भाई ये रीज़न तो सही है, रीज़न तो सही है भाई, ये हीट ट्रांसफ़र को रोकेगा, हीट से इंसुलेट कर देगा. लेकिन जब इसने हीट से इंसुलेट ही कर दिया है तो बाहर की हीट को अंदर आने नहीं देगा, और अंदर का जो टेम्परेचर था अगर वो कम है तो कम ही बना रहेगा. इसकी वजह से अंदर का जो कमरे के अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा. और ऊपर एडजस्टमेंट में बोला है कि ये समर में गर्म रहना चाहिए, जो कि ये गलत है. हॉटर ड्यूरिंग समर ये गलत है. तो एडजस्टमेंट तो गलत हो जाएगा, रीज़न आपका सही हो जाएगा. ऐसा ऑप्शन है क्या भाई? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स. हाँ, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा कि एडजस्टमेंट तो है फॉल्स और रीज़न है सही. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, रीज़न इसका सही है. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है. अ कंटेनर हैज टू चेंबर ऑफ वॉल्यूम V1 इक्वल टू 2 लीटर एंड V2 इक्वल टू 3 लीटर सेपरेटेड बाय अ सेपरेशन मेड ऑफ अ थर्मल इंसुलेटर. द चेंबर कंटेन्स N1 इक्वल टू 5 एंड N2 इक्वल टू 4 moles of ideal gas at pressure 1 atm and 2 atm respectively. When the partition is removed, the mixture contains an equilibrium pressure of. देखो भाई, आपको यहाँ पर ये पूछा गया है कि आपके पास में एक कंटेनर में दो चेंबर है जिन दोनों का आपको अलग अलग वॉल्यूम गिवन है. अब यहाँ पर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है और दोनों का अलग अलग प्रेशर भी गिवन है. मतलब कुछ इस टाइप की सिचुएशन है कि ये आपके पास दो चैम्बर बन गए, एक चैम्बर में एक कंटेनर में दो चैम्बर बन गए. ये वॉल्यूम है V1, ये वॉल्यूम है V2. यहाँ नंबर ऑफ मोल N1 है, यहाँ नंबर ऑफ मोल N2 है, यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है. कुछ टाइम बाद आपने ये दीवार हटा दी तो अब ये जो कंडीशन है वो इस टाइप की हो गई कि वॉल्यूम तो हो गया V1 प्लस V2, नंबर ऑफ मोल N1 प्लस N2 हो गया, लेकिन प्रेशर वो कुछ अलग होगा. वो प्रेशर कितना होगा ये आपसे पूछा गया है, उस प्रेशर की आपसे वैल्यू पूछिए. तो देखो भाई, इस पूरी प्रोसेस में कहीं भी गैस लीक नहीं हुई, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. N1 प्लस N2 क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. N1 N2 कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंज किया नहीं है, तो P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल होगा P V1 प्लस V2 के. क्यों भाई? PV इक्वल टू NRT होता है. PV इज इक्वल टू NRT, N हो जाएगा PV अपॉन RT. R और T सब में कॉमन है, कांस्टेंट है, तो वो कट ही जाएंगे. अगर आपको नहीं हो तो
कोई बात नहीं, RT का डिवाइड कर दो सब में और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से P बनेगा P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। P1 कितना था भाई हमारे पास 1, P2 है 2, V1 है 2, V2 है 3। तो P1 V1 क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, P2 V2 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3। ये हो जाएगा प्रेशर। तो ये बना 2 प्लस 8 2 प्लस 6 2 प्लस 6 2 प्लस 6 अपॉन 5 8 अपॉन 5 वैल्यू आएगी 1.6 ATM प्रेशर। 1.6 ATM मतलब ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा भाई हमें, फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है 2025 का ही क्वेश्चन है। एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज 18.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। After some oxygen is withdrawn from the cylinder, its gas pressure drops to 11 atmospheric pressure at temperature 27 degrees Celsius. The mass of the oxygen withdrawn from the cylinder is nearly equal to, where R is equal to 100 upon 12 joule per mole per Kelvin and molecular mass of oxygen is 32. 1 atm pressure is 1.01 10 to the power 5 Newton per meter. क्वेश्चन में आपको बोला है 30 लीटर कैपेसिटी का एक ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसमें 18.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर इसका जो गैस प्रेशर है वो 11 एटमॉस्फेयर तक ड्रॉप हो जाता है अगर उसमें से कुछ गैस बाहर निकाल ली जाए। सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन। ठीक है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। मास ऑफ ऑक्सीजन पूछा है कितना निकाला जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है वॉल्यूम है 30 लीटर। 30 लीटर मतलब हो जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। इनिशियल नंबर ऑफ मोल है 18.2 मोल, ये आपको गिवन है। आपके पास में R की वैल्यू है 100 अपॉन 12, ये भी आपको गिवन है। साथ ही साथ आपको क्या कहा गया है कि जो गेज प्रेशर है दैट इज 11 ATM। 11 ATM, तो आपके पास जो नेट प्रेशर हो जाएगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, तो हो जाएगा 12 ATM, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास प्रेशर। टेम्परेचर आपको देखा 27 डिग्री सेल्सियस विच मीन्स 300 केल्विन, ये आपको गिवन है। अब आपके पास फाइनल नंबर ऑफ मोल क्या होगा, तो PV अपॉन RT हो जाएगा। P आपके पास गिवन है 12 इंटू 1.01 10 टू द पावर 5। वॉल्यूम आपके पास था 30 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन R की वैल्यू 100 अपॉन 12। ठीक है, एंड टेम्परेचर कितना था भाई 300 केल्विन। जब आप पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल नंबर ऑफ मोल आएगा आपके पास 14.54 मोल। इनिशियल क्या था भाई, इनिशियल आपके पास था 18.2, फाइनल है 14.54। तो जो नंबर ऑफ मोल में डिफरेंस आया दैट इज 18.2 माइनस 14.54, यही तो आएगा विच इज इक्वल टू 3.656। 3.656 मोल आ जाएगा आपके पास, 3.65 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये हो जाएगा 3.656 मोल। अब आपको करना क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल क्या होता है आपके पास, ये होता है मास पर यूनिट मोलर मास। तो यहाँ से मास क्या आ जाएगा डेल्टा एन इंटू मोलर मास, डेल्टा एन 3.656 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कितना था भाई 32 था। तो ये हो जाएगा आपके पास में लगभग 116.99 ग्राम। तो अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहो तो ये जाएगा 0.116 किलोग्राम। 0.116 किलोग्राम आपके पास राइट आंसर बनेगा। 0.116 किलोग्राम मतलब ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 0.116 किलोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास 2025 में ही आया हुआ है। Two gases A and B are filled at the same pressure in separate cylinders with movable piston of radius RA and RB respectively, on supplying an equal amount of heat to both the systems reversibly under constant pressure. The pistons of gas A and B are displaced by 16 cm and 9 cm respectively. If the change in their internal energy is the same, then the ratio of RA upon RB is equal to। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है टू गैसेज A and B are filled at the same pressure in separate cylinders with movable piston of radius RA and RB respectively। दो गैसेज हैं A और B, उनको सेम प्रेशर पर लेकिन अलग अलग सिलेंडर में भरा गया है।
और उन सिलेंडर के जो पिस्टन है दोज आर मूवेबल, और उन मूवेबल पिस्टन्स की रेडियस आर ए और आर बी आपको गिवन है. On supplying the equal amount of heat to both the system reversibly under constant pressure, the pistons of gas A and B are displaced by 16 and 9 cm. अब अगर आपने इस A और B गैस वाले चैम्बर्स को, इन कंटेनर्स को हीट प्रोवाइड की है, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दी है, तो इनके जो पिस्टन है वो 16 और 9 सेंटीमीटर, A के लिए तो 16 और B के लिए 9 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस हो जाता है. अगर इनमें इंटरनल एनर्जी में चेंज भी सेम दे रखा है तो आपसे रेडियस का रेशियो आर ए अपॉन आर बी पूछा गया है. तो देखिए हमारे पास यहाँ डेल्टा क्यू जो गिवन हीट है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. ठीक है, अब आपके पास डेल्टा क्यू सेम है, डेल्टा क्यू क्योंकि आपने हीट सेम दी थी, डेल्टा यू आपसे सेम कहा गया है क्वेश्चन में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है, इसका मतलब वर्क डन भी क्या होगा, दोनों में सेम होगा. वर्क डन होता है पी डेल्टा वी, ये ए के लिए जितना होगा वही पी डेल्टा वी किसके लिए हो जाएगा भाई, बी के लिए हो जाएगा. अब दोनों में पी भी सेम है क्योंकि आपसे कहा था सेम प्रेशर है, तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बी, यही तो होगा. चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा भाई, एरिया पाई आर ए स्क्वायर इंटू जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट था, और यहाँ पर हो जाएगा पाई आर बी स्क्वायर अपॉन जो भी इसका बी का डिस्प्लेसमेंट था. यहाँ से आर ए अपॉन आर बी का जो स्क्वायर बनेगा दैट इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए. ठीक है, तो यहाँ से आर बी अपॉन आर ए आपको मिलेगा रूट ऑफ डी बी अपॉन डी ए. डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या था भाई, 9 and 16, 9 and 16 का रूट करेंगे तो 3/4, 3/4 आपके पास आंसर यहाँ पर बनना चाहिए. तो 3/4 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन. तो इस आंसर का ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी ऑप्शन होगा 3/4. यही आपका इसमें राइट आंसर बनता.